Hello, my dear friends. How are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. Today, I am starting a new subject, jurisprudence. As you know very well that jurisprudence is very important subject in reference to LLB, LLM और UGC नेट एग्ज़ाम. मैंने यूट्यूब पर काफ़ी कुछ सर्च किया, मुझे ऐसे कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन जूरिस्प्रूडेंस की नहीं मिली कि कुछ अच्छे डीपली जो है कंसेप्ट के साथ कोई वीडियोस बनाए गए हों. तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना मैं जूरिस्प्रूडेंस का भी टॉपिक साथ के साथ चलाऊँ. एक दिन आपका आईपीसी का लेक्चर आएगा और एक दिन आपका जूरिस्प्रूडेंस का आएगा. जो स्टूडेंट्स एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों लिहाज से जूरिस्प्रूडेंस अहम रोल निभाता है. और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, और जिससे कि जब भी नोटिफिकेशन फर्दर वीडियो की आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए. अगर आप ये शेयर भी करते हो अपने फ्रेंड से तो ये जो आपका एक लिंक है उनके साथ वो भी अटैच हो जाएगा और आप उनके साथ भी डिस्कशन शुरू कर सकते हो अपने इन टॉपिक्स को लेकर. और जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर होगा और जितनी कमेंट मुझे मिलेंगी और जितना मेरा हौसला बढ़ाया जाएगा उतना ही अच्छा मैं आपके लिए और तैयार करके लाऊंगी. ये जो पिक्चर आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये पिक्चर है जेरेमी बेंथम साहब की, जो हैं फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है. तो सबसे पहले जेरेमी बेंथम ने ही जूरिस्प्रूडेंस को सामने लेके आए थे. तो इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार जेरेमी बेंथम के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. जेरेमी बेंथम जो है वो फर्स्ट जूरिस्ट था जिसने सबसे पहले जूरिस्प्रूडेंस को दो प्रकारों से डिवाइड किया था. सबसे पहले उन्होंने ये कहा था कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस होता है ये एक्सपोजिटोरियल है, और सेकंड कहा था कि सेंसोरियल है. तो इसको हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे. चलो अब स्टार्ट करते हैं जूरिस्प्रूडेंस की मीनिंग से. इन नॉर्मल पार्लेंस आप जूरिस्प्रूडेंस को क्या समझते हो? आप जूरिस्प्रूडेंस को ये समझते हो कि जूरिस्प्रूडेंस तो इतना बोर सब्जेक्ट है, जूरिस्प्रूडेंस तो सब्जेक्ट होना ही नहीं चाहिए, हमें अच्छे से ये समझ में नहीं आता. लेकिन जूरिस्प्रूडेंस से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है, क्योंकि अगर जूरिस्प्रूडेंस को आप अपने इंडियन सिनेरियो में जोड़ के देखते हो तो जूरिस्प्रूडेंस को समझना बहुत ही आसान हो जाता है. जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली है क्या? जूरिस्प्रूडेंस का हिंदी मीनिंग है विधि शास्त्र. जब हमें हमारे ग्रंथों के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, जब हमें किसी प्रकार का कोई डाउट अराइज होता है तो हमारे जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उन चारों वेदों में हमारे आसपास की हर एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कि हम कैसे हमें समाज में अपने नियम बनाने चाहिए, कैसे हमें घर में खाना खाना चाहिए, क्या हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, हमें घर से बाहर कैसे अपने रिलेशन बनाने चाहिए. हर प्रकार की डिटेल उन ग्रंथों में है. जब हमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न अराइज होता है तो हम उन ग्रंथों को प्रेफर करते हैं. उसी तरीके से जब लॉयर्स और जो जजेस वगैरह हैं उनको अगर किसी प्रकार से किसी लॉ के टॉपिक में डाउट होता है तो वो भी जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करते हैं. जूरिस्प्रूडेंस को स्टडी करने से उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं. चलो देखते हैं क्या है. जूरिस्प्रूडेंस जो है वो एक लैटिन वर्ड जूरिस्प्रूडेंसिया से निकला है. जूरिस्प्रूडेंसिया को दो भागों में बांटा गया, जूरिस और प्रूडेंसिया. जूरिस का मतलब हो गया लॉ, प्रूडेंसिया का मतलब हो गया नॉलेज. जैसे प्रूडेंट हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, प्रूडेंट मैन, ही इज़ ए प्रूडेंट मैन. प्रूडेंट मतलब विवेकी, यानी कि उसको नॉलेज है, विवेकी आदमी है, वो नॉलेज वाला आदमी है. इसी प्रकार से जो जूरिस्प्रूडेंस है उसका मतलब हुआ कि लॉ की नॉलेज. The meaning of jurisprudence has changed over a period of time as the boundaries of the discipline are not rigid. अब ये कह रहा है कि जूरिस्प्रूडेंस को हम स्टैटिक नहीं मान सकते. ये नहीं कि वो एक जगह रुका हुआ है. जूरिस्प्रूडेंस किसी बाउंड्री में भी नहीं बनता. जूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते जाएंगे वैसे वैसे जूरिस्प्रूडेंस में भी चेंजेस होंगे, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस जो है बेसिकली एक साइंस ही है. जैसे साइंस में क्या होता है कि नए नए एक्सपेरिमेंट आते रहते हैं, तो जो पुरानी जो चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट जिनकी करी थी, जिनकी हमने डिस्कवरी की थी, उनको हम छोड़ते जा रहे हैं और नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं. जैसे पुराने टाइम में जब नोकिया का फ़ोन आया था तो सिंपल एक हम सिर्फ बात ही कर पाते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ये स्मार्टफोन का सिस्टम चल गया तो हमने क्या कर दिया, उसको पीछे छोड़ दिया.
दिया, और अब जो स्मार्टफोन वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो अभी चल रहा है। उसी तरीके से जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, लॉ जैसे चेंजेस होता रहता है, सोसाइटिकल जो चेंजेस आते हैं उसी प्रकार से लॉ में बदलाव आता है। जब लॉ में बदलाव होता है तो जूरिस्प्रूडेंस तो स्टडी ही लॉ की है, तो ऑटोमेटिक सी बात है इसमें भी वो बदलाव आएंगे ही आएंगे। तो इसको हम रिजिड नहीं कह सकते, एक दायरे में गिरा हुआ नहीं है ये। जैसे जैसे सोशल चेंजेस आते जाएंगे, जैसे जैसे माहौल बदलता जाएगा, जूरिस्प्रूडेंस कैन ऑल्सो बी चेंज्ड। द वर्ड इज़ फर्स्ट अटेस्टेड इन इंग्लिश इन 1628। जो सबसे पहली बार जो है जो अटेस्टेड किया गया, इनकी मान्यता दी गई इंग्लैंड में 1628 में। उस टाइम में प्रूडेंस वर्ड जो है यूज़ नहीं होता था, ऑब्सोलीट था। ऑब्सोलीट का मतलब उस टाइम में प्रूडेंस वर्ड जो प्रचलित नहीं था, ऑब्सोलीट प्रचलित होता है। तो प्रूडेंस का मीनिंग था नॉलेज और स्किल इन ए मैटर। तो धीरे धीरे उसके बाद से ही जूरिस्प्रूडेंस का जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। वेयर देयर इज़ ए ब्रांच ऑफ नॉलेज इट्स साइंस कम इन टू। जहाँ पर भी नॉलेज की ब्रांच होगी, जहाँ भी किसी प्रकार के ज्ञान का एक हिस्सा होगा, ज्ञान की शाखा होगी, वहाँ पर साइंस भी होगा। साइंस मीन उस पर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उसके रिसर्च होंगे कि क्या ये एक पर्टिकुलर नॉलेज है, ये सही है या नहीं है। क्या ये कहा गया पुराने टाइम के अंदर कि जो शनि देवता है वो सबसे ज़्यादा क्रोधित होने वाले देवता हैं, वो न्याय के देवता है, क्या ये फैक्ट सही है या नहीं है। ये ज्योतिष शास्त्र में जो भी एक साइंस है उसमें स्टडी करके इसको बताया गया कि हाँ, जो शनि है उसका जो साइंटिफिक जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो इसी टाइप का एक प्लैनेट है। तो इसी प्रकार से जब नॉलेज होगी लॉ की, या स्किल होगा लॉ के अंदर, कुछ हम डेवलप कर रहे हैं कि लॉ ऐसे होना चाहिए, तो वो एक तरीके से साइंस ही हो जाती है। किन किन की साइंस आप मानोगे? लीगल प्रिंसिपल, जो हमने लॉ में प्रिंसिपल्स बनाए हैं, वो प्रिंसिपल्स पहले तो रन करवाए गए थे सोसाइटी में। जब उनको सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया तो उनको लॉ के फॉर्म में लेके आया गया। उसी तरीके से हमारे ज़्यादातर जो लॉ हैं वो कॉमन लॉ सिस्टम पे बेस्ड है। कॉमन लॉ सिस्टम का मतलब है जैसे ग्रंथों में पुराने राजा महाराजा जो लॉ अपने टाइम में यूज़ करते थे, जैसा दंड देते थे, उसी के आधार पर हमने अपने लॉ डेवलप किए हैं। फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जेरेमी बेंथम के बारे में पहले आपको बता चुकी हूँ कि वो जूरिस्प्रूडेंस के फादर थे, और ऑस्टिन ने बाद में उनके काम को आगे बढ़ाया। और बेंथम ने जो है 2 प्रकार के भागों में स्टडी को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट की लॉ को एग्जामिन करो जैसा वो है, यानी कि जैसे लॉ बनाया गया है, सोवरन ने, सोवरन मतलब सरकार ने, अथॉरिटी ने, राजा महाराजा ने जैसे जो कमांड दी है लॉ की, कि ये एक कमांड है, आपको यही फॉलो करना है, तो आप उसी लॉ को उसी फॉर्म में उसको एक्सप्लेनेशन करोगे, उसकी व्याख्या करोगे। उसको बोला गया एक्सपोजिटोरियल अप्रोच। जैसे कि लिटरल इंटरप्रिटेशन आता है, उसमें क्या है कि लॉ की कई बार हमें इंटरप्रिटेशन किस लिए यूज़ होता है कि जब हमें लॉ में डाउट्स होते हैं, जब उस लॉ को उसी फॉर्म में इंटरप्रेट किया जाता है तो वो लिटरल इंटरप्रिटेशन होता है। उसी तरीके से ये एक्सपोजिटोरियल अप्रोच बोला गया है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ लॉ एज इट ऑट टू बी, फिर कहा है कि लॉ को हमें ऐसे भी एग्जामिन करना चाहिए कि इसको कैसा होना चाहिए। सेंसोरियल अप्रोच, सेंसोरियल का मतलब है कि आप उस पर कुछ सेंसर लगाइए, पाबंदी लगाइए। मॉरलिटी ऑफ लॉ, मॉरलिटी ऑफ लॉ इसको बोला गया है कि लॉ की नैतिकता उसी में है कि जब आप उसमें कुछ सेंसर लगाएं। मान लो एक लॉ सरकार ने पास कर दिया और वो लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को पूरा नहीं कर रहा था, या वो सोसाइटी के अगेंस्ट है, तो उसमें एक सेंसर है। क्या सेंसर है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करवा सकते। तो ये हो गया सेंसोरियल अप्रोच। अगर आप इन दोनों टर्म्स को इसी तरीके से पढ़ के समझना चाहोगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। आप इस तरीके के एग्जांपल्स लेके अगर किसी भी टॉपिक को समझते हो तो वो टॉपिक आपको भूलते नहीं है, और फ्यूचर तक वो काफ़ी लंबे टाइम तक आपके माइंड में रहेंगे अगर आप उसी टॉपिक के टच में रहे तो। क्योंकि हमारी मेमोरी जो है वो भी उसमें बहुत कुछ स्टोर होता रहता है। अगर बार बार आप रिवाइज़ करोगे तभी वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहेगा। तो आप इसको जब भी पढ़ते हो, जब भी ये वीडियो लेक्चर सुनते हो, उसके बाद आप या तो इनके नोट्स बना लीजिए, या जो ये PDF फाइल जो है इनकी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से इसे ले लीजिए। तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप करें, पर रिवीजन ज़रूर कीजिए। बिना रिवीजन के इन वीडियो लेक्चर को सुनने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑस्टिन, लेकिन बेंथम साहब ने ये 2 बेस बता दिए, स्टडी बता दी, लेकिन ऑस्टिन जो है अपने कमांड ऑफ सोवरन की बात पर चिपके रहे। उनका यही मानना था कि लॉ वही होता है जो कमांड ऑफ सोवरन है, जो सरकार बनाती है, और उसको एज इट इज़ ही इंटरप्रेट करके फॉलो करना चाहिए। उन्होंने सेंसोरियल को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, नेवर बिकम व्हाट इट ऑट टू बी। सेंसोरियल को उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम ये भी देखते हैं कि लॉ में कोई गुडनेस और बैडनेस नहीं होती है। देखो कोई भी लॉ है वो किसी न किसी के लिए गुड और किसी के लिए बैड अवश्य होगा। जैसे आप मान के चलो, एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स एन एग्जांपल ऑफ थेफ्ट।
अब जिन लोगों को चोरी करने की आदत है, जिनका काम ही थेफ्ट करना है, तो उनके लिए जो थेफ्ट है वो क्या बैड लॉ है। बट जो लोग वो वांट टू लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, दे गेट इट गुड लॉ, तो वो उसे गुड लॉ मानेंगे। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि लॉ क्या बुरा है क्या अच्छा। लॉ ना अच्छा होता ना बुरा होता। लॉ जो है सोसाइटी के हिसाब से होता है कि किन सोसाइटी के सेक्शन को वो अच्छा लग रहा है, किन को बुरा लग रहा है। एसटी एक्ट है, SC ST एक्ट है, वो SC ST जो लोग हैं उनके लिए तो एक वरदान है, लेकिन आम पब्लिक ये सोचती है कि नहीं वो हमारे खिलाफ है। तो इसकी हर एक लॉ की टू एस्पेक्ट्स होंगे, दो पहलू तो होंगे ही होंगे। जूरिस्प्रूडेंस कुछ भी नहीं है, ये साइंस है लॉ की, कि लॉ को आप कैसे एक्सपेरिमेंट करके सोसाइटी में कैसे लाके उसको सही प्रूव करते हो। अब कुछ हम डेफिनेशंस देख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब सब्जेक्टिव पेपर आप देते हो तो उसमें क्या आपको एक या दो डेफिनेशंस लिखनी पड़ती है, उन डेफिनेशन की बेस पे भी आप लोगों को लॉ का जो नेचर है वो बता पाते हो। और इसी तरीके से जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि एक डेफिनेशन आ जाती है, आपको बताना पड़ता है कि ये डेफिनेशन किस जूरिस्ट ने दी है, या एक नाम आ जाता है कि ये पर्टिकुलर जूरिस्ट है, इसके द्वारा निम्न में से कौन सी डेफिनेशन दी गई है। तो डेफिनेशन का वो यूज़ है। तो डेफिनेशन को वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और इसको हम काफ़ी टाइम लगा के पढ़ेंगे। डेफिनेशन के लेक्चर पे आपकी 2 क्लासेज और हो जाएंगी, उसके बाद हम उसके अदर एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो आज हम डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। ये कुछ एक पॉइंट्स है जो आप स्टडी कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें यही है कि लॉ जो है उसमें एक से ज़्यादा चीज़ें होती है। ये पॉइंट्स और ये डिटेल नोट्स मैं इसलिए आपको दे रही हूँ कि जो सब्जेक्टिव टेस्ट देगा ना उसके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। मेरा टारगेट है कि आपको 100% रिज़ल्ट देना अपने जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड। मेरा कोई इसमें एक्स्ट्रा कोई सोर्स नहीं है। मैं जो है यही सोचती हूँ कि जो नॉलेज मुझे है मैं दूसरों तक उसको शेयर करूँ, क्योंकि नॉलेज जितनी आप शेयर करोगे उतनी ही वो बढ़ेगी और उतनी ही गहराई तक आपके माइंड में रहेगी। ऑस्टिन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो लॉ ऑफ सोवरन को मानते हैं, कमांड ऑफ सोवरन को मानते हैं। उन्होंने इसको पॉजिटिव लॉ बोला है, किस सेंस में बोला है कि इसको स्ट्रिक्टली उसी फॉर्म में फॉलो होना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहा है कि गुडनेस और बैडनेस कुछ नहीं होती लॉ में। इन्होंने 2 एस्पेक्ट्स अपने साथ जोड़े। फर्स्ट इज जनरल जूरिस्प्रूडेंस और पार्टिकुलर। जनरल जूरिस्प्रूडेंस वो होता है जो कॉमन एट ऑल होता है, जो पूरे के पूरे समाज पर एक साथ अप्लीकेबल होता है। पार्टिकल जूरिस्प्रूडेंस वो होता है कि वो एक कोने में, किसी भी देश के किसी भी हिस्से में, कहीं भी एक कोने पर एक वर्ग के लोगों पर अप्लीकेबल करके उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि क्या ये लॉ आगे प्रिवेल करवाएं तो ये फ़ायदेमंद होगा या ये नहीं होगा। तो ये उसी चीज़ पे डिसाइड करते हैं। जैसे जनरल जूरिस्प्रूडेंस में आप इसको भी ले सकते हो कि जैसे एक IPC CRPC है जो पूरे के पूरे सेंटर हमारे में लागू होता है, और लेकिन जो हरियाणा रेंट कंट्रोल है, राजस्थान रेंट कंट्रोल है, वो पार्टिकुलर एक एरिया में लागू होता है। तो इसी प्रकार से जनरल और पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस दोनों की बात ऑस्टिन ने कही है। बेसिकली इन दोनों का एसेंस तो एक ही है कि लॉ को हमने जो है एक्सपेरिमेंट करना है, लॉ को साइंस की तरह देखना है, लेकिन इनका स्कोप अलग है। अगर आप एक जनरल सेंस में देखो तो पूरे के पूरे कंट्री पे वो अप्लीकेबल हो रहा है, और जो पार्टिकुलर सेंस में देखो तो वो लिमिटेड एरिया में अप्लीकेबल हो रहा है। तो इस हिसाब से इन दोनों का स्कोप अलग हो जाता है। ऑस्टिन की डेफिनेशन को भी क्रिटिसिज्म मिला। सालमंड और हॉलैंड ने क्रिटिसाइज़ किया। सालमंड ने ये कहा कि जो कंसेप्ट जनरल जूरिस्प्रूडेंस में लिया है उसमें कुछ ऐसी टर्म और भी हैं जो उसमें आ सकती थी, लेकिन वो उसमें ली नहीं गई है। दिस इज़ बी नॉट ऑलवेज ट्रू एज देयर कुड बी कंसेप्ट दैट फॉल इन नीदर ऑफ द टू, कि कई ऐसे कंसेप्ट भी इन दोनों कैटेगरीज जनरल जूरिस्प्रूडेंस और पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में नहीं आते। तो उनका आप क्या करोगे? उनको आपने बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करा। अब ये थर्ड कैटेगरी कौन सी आ जाती है? वो कैटेगरी होती है जहाँ पर कोई स्टैच्यूट नहीं बना है, जैसे रोज़गार गारंटी योजना है, कोई ऑर्डिनेंस लेके आई है सरकार, या एम्प्लॉयमेंट जो भत्ता मिलता है स्टूडेंट्स को, वो क्या इस अलग कैटेगरी का आ गया। हॉलैंड्स क्रिटिसिज्म क्या था? उन्होंने ये कहा कि इन्होंने तो सिर्फ एक मटेरियल की बात कही है कि पार्टिकुलर में कोई मटेरियल है एंड नॉट द साइंस इटसेल्फ, और साइंस के बारे में तो कुछ बताया नहीं कि साइंस कैसे है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करोगे तो वो भी इसको नॉलेज ले पाएंगे, और अगर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर होगा तो आप अगर देखते हो तो आप एक दूसरे से डाउट भी क्लियर कर सकते हो, आपस में ही डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं कर पाते हो किसी चीज़ से तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर कोई सजेशंस है वो भी आप मुझे दे दीजिए, जिससे कि फ़र्दर जो है मैं कुछ अच्छा इम्प्रूव